स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूनिक सॉल्यूशन में। तो बच्चों, आज हम डिटरमिनेंट सीरीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 को हमें किस तरह से सॉल्व करना है और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमने वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके और उसे डिस्कस कर लिया है और सॉल्व भी कर लिया है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 1। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब है कि अगर हमने किसी डिटरमिनेंट के रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो उसके वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इस डिटरमिनेंट के अगर हम रो को तीनों रो को 3 कॉलम में चेंज कर दें तो इसके वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए समझते हैं कैसे। तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंड फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें A1 क्या प्राप्त हो जाएगा। A1 एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो हमें क्या प्राप्त होगा। A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 माइनस A2। उसके बाद क्या हो जाएगा, B1 इंटू C3 माइनस C1 इंटू B3 प्लस A3 लिए हमने। उसके बाद B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। उसके बाद देखिए, अब हमने क्या किया, डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर लिया, जो कि मैट्रिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में हमने कैसे ट्रांसपोज को डिस्कस करा था पिछले वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर में। तो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ रहे ABCDEFGHI, तो हम क्या करें, इसके रो को इसके कॉलम में कन्वर्ट कर लिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स ए का। और इसे डिनोट किस तरह से करते हैं, डिटरमिनेंट ए के अपर डैश लगा करके हम इसे डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या किया, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर लिया। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ, कॉलम्स को हमने रो में, या कहे कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम क्या किए, ट्रांसपोज कर लिए। तो अब देखिए, इस ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं, हमें क्या मिलता है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करें, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें A1, A2 एंड A3 के मल्टीपल में आंसर लाना है ताकि दोनों को हम कंपेरिजन कर सकें। तो देखिए, एक्सपेंड फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं तो A1 इंटू क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो हो जाएगा A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2 माइनस A2 इंटू B1 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C1 प्लस A3 इंटू B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा। तो अब देखिए हम इसको, तो चलिए अब कंपेरिजन करते हैं डिटरमिनेंट के साथ कि ट्रांसपोज डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन निकल के आता है। तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू आया था A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, B3 इंटू C2, आप इसको आगे ले सकते हैं तो B3 इंटू C2 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस A2, ठीक है, B1 इंटू C3 माइनस C1 इंटू B3, तो यहाँ पर हो गया B3 इंटू C1। इसे भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, तो ये हमारा इक्वल पार्ट हो गया। उसके बाद प्लस A3 यहाँ पर भी है, B1 इंटू C2 यहाँ पर भी है, माइनस B2 इंटू C, यहाँ पर है B2 इंटू, यहाँ पर है C1 इंटू B, यहाँ पर है C1 इंटू B2, यहाँ पर है B2 इंटू C1। तो दोनों इक्वल ही है, दोनों में नेगेटिव साइन भी है। तो ये हमारा वैल्यू किसके बराबर आ गया, डिटरमिनेंट के बराबर। तो ट्रांसपोज डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, डिटरमिनेंट के इक्वल। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 वेरीफाइड हुआ। अब देखिए, ये इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज A, वेयर A डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A। तो
आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बस इसे हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर दे तो उसके वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी 2। तो बच्चों देखिए प्रॉपर्टी 2 में क्या कहता है, इफ़ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। तो प्रॉपर्टी 2 कहता है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रो को इंटरचेंज कर दें, या तो रो को या कॉलम को, आपस में हम इंटरचेंज यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, रो जैसे रो फर्स्ट है तो रो फर्स्ट को हम लिख देंगे रो थर्ड के स्थान पर, और रो थर्ड को हम लिख देंगे रो फर्स्ट के स्थान पर। तो सिर्फ इंटरचेंज करने से हमारा क्या हो जाएगा, उसके वैल्यू में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर किया, फर्स्ट रो को एज इट इज रहने दिया, सेकेंड रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया हमने यहाँ पर। तो देखिए अब जब इसको हम इंटरचेंज किए तो इसके आगे में नेगेटिव साइन आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया कि फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के स्थान पर और सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के स्थान पर हमने इसमें रखा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, ADG, सेकेंड कॉलम है BEH। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ADG को सेकेंड कॉलम के रूप में लिखा और BEH को हमने फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखा, तो इसके आगे में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। बस इसमें सिंपल सा ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या किसी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, उसके सिर्फ आगे में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा। फिर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इफ़ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो, उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही 0 हो जाएगा। या क्या हो, अगर किसी डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो सेकेंड या रो थर्ड में हो तो भी क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर 2 एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है ABCDEFABC। देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड रो का एलिमेंट आइडेंटिकल है, मीन्स इसका भी प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल है, तो इसका वैल्यू पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का, 0। कि किसी रो के एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो किसी तीसरे या दूसरे रो के, तो उस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड के। मतलब हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम का किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय के टाइम्स हो जाएगा, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड के। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया एक मैट्रिक्स ABCDEF KG KH KI, तो इसका थर्ड रो क्या है, के टाइम्स है, प्रत्येक एलिमेंट इसका के टाइम्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम इससे के बाहर निकाल ले तो के टाइम्स हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेकर समझते हैं कि किस तरह से काम करता है। मान लीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का प्रत्येक रो के टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, जितना रो के टाइम्स है उतना के हम बाहर कर लेंगे और वो डिटर्मिनेंट बच जाएगा। तो जितना भी रो के टाइम्स था उतना के हमने बाहर कर लिया, तो जितना टाइम्स जितना भी रो होगा उतना ही के बाहर आ जाएगा। जैसे अगर किसी का 2 रो के टाइम्स होता तो 2 के बाहर आता, अगर किसी का 3 रो है, जैसे इसका 3 रो के टाइम्स है तो ये 3 के बाहर आया। अगर किसी का एक ही कॉलम अभी अगर के टाइम्स रहता तो सिर्फ 1 के बाहर निकालते, अगर 2 कॉलम के टाइम्स होता तो 2 के बाहर निकालते। तो समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है। तो बच्चों इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एंड सेकेंड 2 रो 2 टाइम्स है तो हम 2 बार 2 बाहर निकालेंगे, या अगर किसी डिटर्मिनेंट का तीनों रो 2 टाइम्स है तो हम 3 बार 2 बाहर निकालेंगे। या इसी तरह से अगर कॉलम में भी हो, अगर एक कॉलम 2 टाइम है तो 1 बार 2 बाहर निकालेंगे,
अगर दूसरा कॉलम भी 2 टाइम है तो फिर 2 बाहर निकालेंगे। मीन्स प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम के लिए अलग अलग कॉमन है तो हम उसे अलग अलग बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या आता है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। मीन्स हुआ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम 2 या उससे अधिक संख्याओं के योग के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है या किया गया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। तब हम कर सकते हैं उस डिटरमिनेंट को, तो उस डिटरमिनेंट को हम 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसका फर्स्ट रो है a प्लस पी, b प्लस क्यू, c प्लस आर, d e f सेकेंड रो है, g h i थर्ड रो है। तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में, जिसमें हमारा पहला डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, a b c d e f g h i, जो हमारा पहला डिटरमिनेंट हो जाएगा। सेकेंड डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, हमें जो सम में नंबर दिया हुआ है वो एक अलग रो बन जाएगा p q r, और बाकी जितना भी 2 रो है वो एज इट इज हम उतार देंगे। तो ये इस तरह से हमें एक ही डिटरमिनेंट को हम 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में दिखा सकते हैं। तो चलिए एक दूसरे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2 रो के प्रत्येक एलिमेंट सम के रूप में दिया हुआ है। तो इसको भी हम 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में दिखा सकते हैं। बट हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक बार में एक ही रो को अलग अलग कर सकते हो, आप दूसरे रो को तभी आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो जैसे हमने इसमें क्या किया, पहले बार में फर्स्ट रो को हमने अलग अलग करा। इसमें a b c d प्लस एक्स e प्लस वाई f प्लस जेड g h i, ये एक डिटरमिनेंट हो जाएगा। फिर p q r, बाकी सभी एलिमेंट को एज इट इज रहने दीजिए, p q r बाकी सभी एलिमेंट को एज इट इज रहने दीजिए। तो आप एक बार में एक ही रो को अलग कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब इस डिटरमिनेंट को भी आपको 2 डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, एंड इस डिटरमिनेंट को भी आप 2 डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो a b c d e f g h i, ये एक डिटरमिनेंट हो जाएगा। a b c x y z g h i, ये एक दूसरा डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो हमने उसी तरह से इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, जैसे हमने इस डिटरमिनेंट को करा था। अब देखिए उसी तरह से हमने इस डिटरमिनेंट को भी अलग अलग किया 2 डिटरमिनेंट के रूप में, p q r d e f g h i, ये एक डिटरमिनेंट हुआ। फिर x y z इसका सेकेंड रो है। फिर देखिए p q r x y z g h i। तो इस तरह से अगर 2 रो सम के रूप में हो तो हमें कितने डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाएंगे, 4 डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कहता है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, मीन्स अगर किसी डिटरमिनेंट के एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट द इक्विव मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर एडेड, किसी दूसरे रो के इक्विव मल्टीपल्स एलिमेंट हो जाए और उसको ऐड कर दिया जाए किसी भी दूसरे रो में, देन द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। तब क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू तब पर भी सेम ही रहेगा, उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशन। तो इसे हम एक आसानी से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशन। रो 1 में क्या करें, रो 1 में अगर k टाइम करके रो 2 को जोड़ दें, या किसी कॉलम C1 में कॉलम C2 को k टाइम करके जोड़ दें, तो जो नया डिटरमिनेंट प्राप्त होगा उसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। जैसे एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं, डिटरमिनेंट दिया हुआ है a b c d e f g h i, इसके फर्स्ट रो में सेकेंड रो के एलिमेंट को k टाइम्स करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसे हम प्रॉपर्टी 5 यूज करके अलग अलग कर सकते हैं। a b c d e f g h i, a b c d e f g h i प्लस k d k e k f k d k e k f d e f g h i। और देखिए आपको पता है कि अगर प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर
किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो आइडेंटिकल हो या उसका प्रत्येक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल में हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो जैसे कि इसमें सेकेंड रो देखिए DEF है एंड फर्स्ट रो देखिए DEF के टाइम्स है, तो ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है फर्स्ट एंड सेकेंड रो, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जब इसका वैल्यू 0 हो गया तो हमारे पास बचा ABCDEFGHI जो कि इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी बहुत ही आसान है। हमें इसमें ध्यान रखना क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो में किसी दूसरे रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। तो बच्चों देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसका वैल्यू है 1 2 1 2 1 1 2 2 1 और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज 4.1 में 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाला था उसी तरह से हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला जिसका वैल्यू 1 आता है। और फिर हमारे पास एक और मैट्रिक्स है बी जिसका वैल्यू है 1 1 2 1 2 1 2 1। हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझने के लिए लिया है और इसका डिटर्मिनेंट भी हम 3/3 डिटर्मिनेंट जिसे निकालते हैं उसी तरह से हम इसका निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और इसमें आपको एक तरीका याद रखना है, जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर पढ़ा था पीछे, उसमें था कि अगर 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो मैट्रिक्स बी में देखिए फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, इसीलिए वैसे भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ट्रिक से भी हम निकाल सकते थे। अब देखिए हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए बी का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए बी निकालना होगा। तो ए बी मैट्रिक्स अगर आप निकालोगे तो मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है तो आप जाके मैट्रिक्स वाले सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए बी। तो हमें फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालना है, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 6, उसके बाद इसे छोड़ने के बाद इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 7 × 5 35 माइनस 6 × 5 30 देन -5, यहाँ पर लेंगे -5 क्योंकि सेकंड एलिमेंट है। उसके बाद इसको छोड़ने के बाद ये और ये एलिमेंट बचता है 5 7 5 7, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 7 × 5 35 माइनस 7 × 5 35। उसके बाद थर्ड एलिमेंट लेंगे तो +6, उसके बाद +6 लेने के बाद इस 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 6 हो जाएगा 30 माइनस 7 × 5 35। अब देखिए 6 × 35 माइनस 30 दिस इज 5 माइनस 5 × 35 माइनस 35 0 प्लस 6 × 30 माइनस 35 दिस इज -5। तो 6 × 5 30 माइनस 5 × 0 0 प्लस 6 × -5 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, 0 किसका वैल्यू है, 0 वैल्यू है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मिला है वो है 1 एंड डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू है 0। तो ए बी को अगर गुना करेंगे आपस में तो 1 × 0 हो जाएगा 0, जो कि डिटर्मिनेंट ए बी के बराबर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए बी के बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो हमें ये प्रॉपर्टी 7 में समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है। तो हमें याद क्या रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो चलिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं, 8 क्या कहता है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए n/n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू k पे पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट k टाइम्स है और वो n/n ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, k टाइम्स पावर हो जाएगा ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई एलिमेंट का डिटर्मिनेंट है जो कि 3/3 ऑर्डर का है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था पीछे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो के टाइम्स है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 रो है, तीनों रो के टाइम्स है, तो प्रत्येक रो से अगर के बारी बारी से हम निकालें तो के 3 बार निकलेगा और बच जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो देखिए के को 3 बार गुना करने पर क्या हो जाएगा, K3 इंटू डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो हमें क्या समझ में आया, ये 3 कहाँ से आया है, ये इस ऑर्डर है इस डिटर्मिनेंट का। तो हमें हमेशा याद रखना क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट के टाइम्स है तो उस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उतने ही के पर उतना ही पावर
इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। चलिए एक और एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने में बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। तो इसमें पॉइंट्स में है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई कॉलम 0 है या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का डायगोनल एलिमेंट, अगर आपने मैट्रिक्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप जा कर के पढ़ सकते हैं। चैप्टर का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जा कर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगा। आपको ये याद रखना है। 0 कब आएगा? जब किसी डिटर्मिनेंट का कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट या किसी डिटर्मिनेंट के रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, तभी उस डिटर्मिनेंट का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है अच्छी तरीके से तो अब आप एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। अब आप डिस्क्रिप्शंस में जाइए और एक्सरसाइज 4.2 का फुल सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 को मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि आप अगर एक बार देख लेते हो तो आप उसे कभी भूलोगे नहीं। इतनी ही अच्छी तरीके से मैंने उसे समझाया है। अगर आपने प्रॉपर्टी 1 से लेकर 8 तक अच्छी तरीके से समझ लिया है तो अब आपको एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और उस क्वेश्चन को इतने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि हमें बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क प्राप्त होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया होगा और आप कंटेंट से सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आता है वीडियो में, सॉल्यूशन में, आपको समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से हमें फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में तो आप आकर के यहाँ पे आसानी से उस वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं और आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद अब तक वीडियो को देखने के लिए।